चलिए नमस्कार बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए थे एल्केन का, है ना। और उसमें पहला देखने जा रहे थे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है ना। तो चलो जरा इसको लेकर आगे बढ़ा जाए। तो हम लोगों ने ये रिएक्शन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में देखा था, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि CH3X बनता है, CH2X2 बनता है ना, CHX3 बनता है और CX4 बनता है, साथ में HX बनता है ना भाई। तो ये बात हम लोगों ने करी थी एल्केन का हैलोजनेशन। अच्छा, इसमें हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हम लोग को अगर कहीं आंसर रिपोर्ट करना होता है तो हम लोग मोनो हैलोजनेटेड आंसर रिपोर्ट करते हैं, है ना। मतलब ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये एक्सेस में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट इसमें लिख लिया जाए, ठीक है। लिखो, ये पार्ट तो आपने लिखा ही है, उसी के नीचे लिखिए इन दिस केस मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन may occur, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन may occur। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है ना, कई कई बार एक ही मॉलिक्यूल में आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। एंड टू अवॉइड सच सिचुएशन हाइड्रोकार्बन इज टेकन इन एक्सेस, ठीक है। तो इसको एक्सेस में अगर ले लेंगे तो है ना, यहां पर सिंगल मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ठीक है। इतना बात हम लोगों ने किया था। और इसमें दो बातें और हम लोगों ने की थी कि इसमें जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरिनेशन जो होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, और आयोडीनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोगों ने लिखा था क्या। अच्छा, अब और एक और पॉइंट लिखा था कि ये जो हाइड्रोजन था, है ना भाई, वो टर्शरी, अगर ये हाइड्रोजन है तो सबसे ज्यादा रेट होगा, प्राइमरी होगा तो कम रेट होगा, है ना। और ये सब क्यों होगा ऐसा, इसका जवाब के लिए हम लोग इसका अब मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूं क्लियर, इसका मैकेनिज्म देखा जाए। चलो देखो, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, लिखो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन क्या मतलब हुआ उसका, ये हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो, इसमें 3 स्टेप होता है ना। एक स्टेप है चेन इनिशिएशन इफेक्ट, चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है। चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होता है, देखो पहले थोड़ा सा और ब्रीफ कर दिया जाए क्या हो रहा है। एक वेसल लिए ट्रांसपेरेंट टाइप का, और उसमें हमने हाइड्रोकार्बन डाल दिया और उसमें हमने हैलोजन डाल दिया, ठीक है। और अब रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हम लोग को फ्री रेडिकल बनाना है। तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम लोग इसमें फोटोन डालेंगे, डाले थे ना फोटोन। तो फोटोन मतलब हम लोग इसको लेकर गए और थोड़ा सा लाइट में रख दिए या इसको धूप दिखा दिए हम लोग, सेम बात है। उससे जो फोटॉन्स गिर रहे हैं, एनर्जी पैकेट्स गिर रहे हैं, वो क्या करेंगे, फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। तो वही चेन इनिशिएशन स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, है ना। क्या होगा, लेट अस से हम लोग क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म लिखें। तो जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इस पर फोटोन पड़ेगा, और फोटोन से किसी बॉन्ड का होमोलिसिस होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा और 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हाईली एनर्जेटिक है, ठीक है भाई। तो ये हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप। अब स्टेप 2 जिसको बोला जाता है
चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है। प्रोपोगेशन मतलब चलना, ये स्टार्ट हुआ और अब चलेगा, और इसमें दो स्टेप है। एक देखो क्या होता है कि जो भी हम लोग एल्केन लिए हुए हैं, ये जो क्लोरीन रेडिकल जनरेट हुआ है, ये क्लोरीन रेडिकल क्या करता है, रेडिकल के प्रेजेंस पे ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, रेडिकल की तरह। तो एक क्लोरीन रेडिकल इस हाइड्रोजन को लेकर अलग हो जाता है, और यहां बनता है R फ्री रेडिकल, और साथ में बन चुका है HCl, ठीक है। पहली बात, अब यहां पर पहली बात समझा जाए कि ये कार्बन फ्री रेडिकल बना नहीं, और कार्बन फ्री रेडिकल का अगर आपको याद हो कि अगर मान लीजिए CH3 फ्री रेडिकल है, तो CH3 फ्री रेडिकल का शेप कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, याद है सबको। और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ये प्योर p ऑर्बिटल में होता है, याद है, मतलब इसका शेप कैसा है, ऐसा प्लेनर है, और जो p ऑर्बिटल है ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है ना। तो कार्बन फ्री रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कार्बन का, वो sp2 होता है। sp2 की वजह से ये तीनों बॉन्ड एक दूसरे के 120 डिग्री पर होंगे, और ये प्योर p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बेचारा पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये अपना कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ पर इंटरमीडिएट के तौर पर बना, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा बात कि यही वाला स्टेप जो होता है, ये वाला स्टेप ही इस पूरे मैकेनिज्म में RDS होता है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, मतलब स्लो स्टेप यही है। तो स्लो स्टेप यही है, और आपके पास स्लो स्टेप में ये R फ्री रेडिकल बन रहा है। तो ये R फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रेट फास्ट होगा। बोलो, ये बात हम लोग पढ़े हैं पहले भी कि बनने वाला स्पीशीज अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो वो वाला स्टेप ज्यादा फास्ट होगा। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा ये स्टेप फास्ट, और क्योंकि यही RDS है इस रिएक्शन का, तो जितना ये स्टेप फास्ट होगा उतना रेट फास्टर होगा। क्लियर होगी बात। तो हम लोग जो सेकेंड पॉइंट लिखे थे यहाँ पर कि टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में सबसे ज्यादा रेट टर्शरी हाइड्रोजन के साथ होगा, शायद यहां से ये बात क्लियर हो रही कि टर्शरी हाइड्रोजन को हटाओगे तो जो फ्री रेडिकल ये R पार्ट पे बनेगा वो टर्शरी कार्बन पर आएगा, और टर्शरी कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल है, तो जितना स्टेबल ये बनेगा उतना फास्टर रेट हो जाएगा। क्लियर हुई बात ना सबको। तो वो वाली सेकेंड वाली जो बात है उसका आंसर अपने को यहां से मिल चुका है, ठीक है, क्यों ऐसा होगा। अब देखो इसमें आते हैं वापस। तो ये क्लोरीन रेडिकल ने H को ले लिया, HCl बना दिया, ये बना दिया। अब ये जो R रेडिकल बना, क्योंकि ये भी रेडिकल है तो ये भी हाईली रिएक्टिव है। अब ये अपने चारों तरफ देखेगा, और हम लोग मिक्सचर में क्या डाले हुए हैं, क्लोरीन डाले हुए हैं ढेर सारा। तो अगर हम लोग क्लोरीन डाले हुए हैं और R पार्ट रेडिकल बना है, तो ये R रेडिकल जो है ये इस क्लोरीन रेडिकल से इसको होमोलिसिस करा देगा, और जो बनेगा क्लोरीन रेडिकल वो या तो इस p ऑर्बिटल में ऊपर से या इस p ऑर्बिटल में नीचे से आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हो कि सर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्यों रिएक्ट किया, यहाँ का एक क्लोरीन ही रिएक्ट किया था, दूसरा तो बचा ही था, है ना। तो उसको ढूंढने जाएगा क्या ये रेडिकल, रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, तो ऐसा नहीं कि उसको ढूंढने जाएगा, उसके सामने क्लोरीन मॉलिक्यूल पड़ेगा, उससे वो क्लोरीन अपना खींच लेगा। दूसरी बात कि ये क्लोरीन अबव से भी जुड़ सकता है और बिलो से भी जुड़ सकता है। याद आ रहा है टॉटोमरिज्म में पढ़े थे हम लोग, अबव से जुड़ना और बिलो से जुड़ना, क्या डिफरेंस होगा कि वो दोनों कंपाउंड बनेंगे नहीं। तो अपने को एक मिलेगा RCl और एक मिलेगा ClR, ऐसे लिख दिया जाए, है ना, और साथ में क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा, और ये क्लोरीन रेडिकल रिसाइकल करने लगता है। रिसाइकल करने लगता है मतलब क्या, ये क्लोरीन रेडिकल बना, अब ये दूसरे हाइड्रोकार्बन के पास जाएगा, दूसरे एल्केन के पास जाएगा, वहां से H खींच लेगा, फिर से ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर क्लोरीन बनेगा, फिर क्लोरीन यहाँ आएगा। मतलब ये अगर एक बार ये स्टेप हो गया तो ये स्टेप लगातार चलता रहेगा, इसीलिए इसको बोला जा रहा है क्या, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। कहानी आई समझ में ना, ठीक है। और ये दो कंपाउंड इसलिए लिख रहे हैं कि अगर Cl के जुड़ने से ये R का जो कार्बन है जिस पर ये क्लोरीन जुड़ रहा है, अगर वो कायरल हुआ
तो आपको एक बार ऊपर से जुड़ेगा तो एक फॉर्म और नीचे से जुड़ेगा तो दूसरा फॉर्म, इसीलिए दोनों लिखा गया है कि आपको दोनों कंपाउंड, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। बोलो भाई, क्लियर हो रही है ना बात? तो ये बात भी अपने को समझ में आ रही है, सवाल करेंगे हम लोग और भी इस बात को समझेंगे। इतना समझ में आ गया? तो ये हो गया चेन प्रोपोगेशन स्टेप। देखो आइडियली तो यही दोनों स्टेप होने चाहिए कि ये फोटोलिसिस करा दिए हम लोग, फोटोलिसिस मतलब फोटोन के प्रेजेंस में तोड़ दिए, और फिर एक बार भी अगर ये वाला स्टेप हो गया तो ये दोनों स्टेप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये लगातार ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और रिएक्शन खत्म हो जाएगा जब तक कि हैलोजन या हाइड्रोकार्बन ना खत्म हो जाए। समझ गए बात ना? तो इसीलिए इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं कि एक बार ये चेन स्टार्ट हो गया तो फिर ये अपने आप ही होता रहेगा, फिर हमें अलग से फोटोन की जरूरत नहीं है। मतलब हमने क्या किया, रिएक्शन मिक्सचर को बनाया, उसमें हाइड्रोकार्बन डाला, उसमें हैलोजन डाला और उसको उठा के धूप दिखा दिए और फिर अंदर ले आके रख दिए, रिएक्शन हो रहा है। वहीं पे धूप में लेकर खड़े होने की जरूरत नहीं है, बस हमको कुछ रेडिकल क्लोरीन का बना देंगे, अगर इक्का दुक्का भी ये बन गए तो ये होने लगेगा। समझ गए बात ना? तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर 1 मोल हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कराना है तो आपको 1 मोल फोटोन चाहिए, ऐसा नहीं। आप 1-2 मॉलिक्यूल, 1-2 फोटोन से भी काम हो जाएगा। समझ गए बात ना? तो ये चीज, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये चेन प्रोपोगेशन कैसा है ना? कि अगर एक ये क्लोरीन बना, एक बार ये क्लोरीन इससे ये बना दिया, रेडिकल बना, रेडिकल फिर क्लोरीन से क्लोरीन खींच लेगा, फिर क्लोरीन रेडिकल बनेगा, फिर ये जो बना है फिर ये अगले हाइड्रोकार्बन से ये बनाएगा, फिर ये क्लोरीन से ये बनाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये चीज लगातार होती रहेगी। समझ गए बात? लेकिन आइडियली तो यही दोनों स्टेप होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ देर बाद रिएक्शन रुक जाता है ना? तो रिएक्शन रुकता क्यों होगा, जरा बताइए, सोचिए कि ये रिएक्शन जो चेन रिएक्शन है क्यों रुक जाता होगा? तो वो इसलिए रुक जाता होगा कि जैसे ये रेडिकल बना, क्लोरीन रेडिकल, ठीक है, तो ये क्लोरीन रेडिकल को कोई और रेडिकल तुरंत एब्स्ट्रैक्ट कर ले, मतलब जैसे ये बना और इसका जो एक बचा हुआ क्लोरीन रेडिकल था, अगर ये बनते ही ठीक उसके सामने पड़ जाएंगे तो दोनों कंबाइन कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रेडिकल ही खत्म हो गया तो ये स्टेप ही नहीं होगा। या ये रेडिकल बना और ऐसा ही उसके आसपास कहीं एक और आर रेडिकल बना हो, तो ये आर रेडिकल सामने दूसरे आर रेडिकल से कंबाइन कर जाए तो ये वाला स्टेप नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है ना बात? या ये आर रेडिकल बने और उसके सामने ऐसा क्लोरीन रेडिकल आ जाए, यही दोनों कंबाइन कर जाए, तो भी सिस्टम से हमने रेडिकल हटा दिया तो ये रिएक्शन रुक जाएगा। तो वही स्टेप नंबर 3 है। क्या है? स्टेप 3 को हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। और चेन टर्मिनेशन स्टेप का मतलब कि किस तरह से चेन को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो उसके 3 पॉसिबिलिटी है कि भाई 2 आर आमने सामने पड़ जाए तो आर आर बना लेगा, रेडिकल सिस्टम से खत्म हो जाएंगे तो चेन टर्मिनेट हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि आर रेडिकल और सीएल रेडिकल कंबाइन हो जाए, आर सीएल बना ले। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि 2 सीएल रेडिकल बनते ही आमने सामने पड़ जाए तो ये Cl2 रेडिकल बना ले, ठीक है, Cl2 कंपाउंड बना ले। और इन तीनों में से ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा देखा गया है कि जो ये वाला प्रोसेस है इसकी वजह से चेन टर्मिनेशन होने का चांसेस बहुत कम है। ये चीज ट्रेसेस में होता है क्योंकि इन दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल के पास, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली रिएक्टिव है ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों क्लोरीन रेडिकल जब कंबाइन करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो इतनी हाई एनर्जी से करते हैं कि वो वापस बाउंस बैक हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये वापस कंबाइन करके क्लोरीन नहीं बना पाता है। समझ गए बात में? तो ये हो गया इसका थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें हम लोग अब एक चीज ध्यान रखोगे कि ये क्या है, आरडीएस है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और हम लोग समझ लें। देखो इस मैकेनिज्म में आप एक काम करिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम लोग इस पर थोड़ी सी आगे बात करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कर लिया है? हाँ, तो अब देखो इस मैकेनिज्म में जो स्टेप इस पूरे रिएक्शन के एनर्जेटिक्स को कंट्रोल कर रहा होगा,
एनर्जेटिक्स को कंट्रोल करने का मतलब क्या, इस रिएक्शन में जो हीट लग रही है या जो हीट निकल रही है, जो भी इसमें हो रहा है, वो सिर्फ ये वाले स्टेप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आप इक्का दुक्का भी बना लोगे तो काम हो जाएगा, और ये कभी कभी होता है नहीं, खत्म हो जाने की वजह ये है, मेनली रिएक्शन तो इसी से प्रोसीड कर रहा है, तो मेनली जो एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन है वो इसी पे डिपेंड करता है ना। तो हम लोग इस पर थोड़ा इसको फोकस करके इस रिएक्शन का एनर्जेटिक्स थोड़ा और समझा जाए, क्योंकि हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन में, है ना, हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एल्केन्स टॉपिक में, है ना, अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए। इसकी बाकी प्रॉपर्टीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो देखा जाए तो अगर हम लोग इस स्टेप की बात करें, ऑल्दो ये स्टेप ओवरऑल रिएक्शन के एनर्जेटिक्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम लोग इसके एनर्जेटिक्स की बात करें, इसके डेल्टा एच की बात करें, तो इसमें एनर्जी लग रही होगी क्या, अगर आप एक बॉन्ड सिर्फ तोड़ रहे हो तो इसमें एनर्जी लग रही होगी, मतलब ये बात श्योर है कि यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव है, और सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी किसके लिए, क्लोरीन के लिए, फिर लगेगी किसके लिए, ब्रोमीन के लिए, फिर लगेगी फ्लोरीन के लिए, और सबसे कम एनर्जी लगती है इसमें आयोडीन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर फ्लोरीन का, और फिर आयोडीन का होता है। ठीक है, आइडियली आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि सर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2p ऑर्बिटल ओवरलैप किया है ना, लेकिन फ्लोरीन का कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, पढ़ा होगा हम लोगों ने, क्योंकि जो फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट है ना, सेकेंड पीरियड में, तो सबसे छोटा एलिमेंट होने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज घटेगी ना, तो सबसे छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एकदम आसपास आ गए, सेकेंड पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट फ्लोरीन है, इधर से इधर गए तो बहुत छोटे छोटे और पास में आ गए बॉन्ड बनाने पर, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में हैवी रिपल्शन होता है, जिस रिपल्शन से ये दोनों फ्लोरीन थोड़ा सा दूर खिसक जाते हैं, रिपल्शन की वजह से दूर जाएंगे तो जो ओवरलैप हुआ है उसका एक्सटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसी वजह से फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब इसको तोड़ने में रिलेटिवली कम एनर्जी लगता है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि रिपल्शन हो रहा है तो फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी दुनिया में सबसे कम हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन देन आयोडीन। ठीक है, बहरहाल ओवरऑल एनर्जेटिक्स में ये वाला स्टेप उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। अब इसकी बात करें तो देखो, इसका अगर डेल्टा एच, हम लोग चेन प्रोपोगेशन स्टेप ए के डेल्टा एच की बात करें तो इसमें जो सबसे कम, मतलब ऐसा बोला जाए कि फ्लोरिनेशन के साथ, है ना, फ्लोरिनेशन के साथ इस स्टेप में हीट निकलता है, मतलब फ्लोरिनेशन के लिए ये वाला स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है ना, और उसके बाद सबके लिए क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ये स्टेप एंडोथर्मिक होता है, मतलब डेल्टा एच की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरीन के लिए एक्सोथर्मिक है, बाकी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, और इधर से इधर वैल्यू बढ़ती है, मतलब ये तो नेगेटिव है तो सबसे कम हो ही गया, फिर क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर आयोडीन का है, ये स्टेप एंडोथर्मिक है, और इस तरह से, है ना, इन तीनों के लिए बढ़ता है, और फ्लोरीन के लिए एक्सोथर्मिक है। समझ गए इतनी बात, है ना, तो एक ये वाला स्टेप का डेल्टा एच की बात करें, इस वाले स्टेप के डेल्टा एच की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, ये वाला स्टेप सबके लिए एक्सोथर्मिक होता है ना, सबके लिए एक्सोथर्मिक स्टेप है ये, सभी हैलोजन ले लेंगे आप तो सभी के लिए ये एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज किस में हो रहा है, क्लोरीन के साथ, मतलब ऐसा समझो कि सब निगेटिव है, तो अगर ये -100 है तो I2 का जो है वो -10 है, जस्ट एक वैल्यू लेकर समझा रहे हैं, तो सबसे कम ये हो गया और सबसे ज्यादा ये हो गया, है ना, निगेटिव साइन है, मतलब सबसे ज्यादा हीट किस में निकलेगी, फ्लोरीन में, और सबसे कम हीट किस में निकलेगी, है ना, आयोडीन में। इतनी बात आई समझ में, तो ये इन दोनों स्टेप का एनर्जेटिक्स है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ये याद रखो, इससे हम लोग बात कुल मिलाकर समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, फ्लोरिनेशन क्यों एक्सप्लोजिव है,
फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव क्यों है? क्योंकि इसका पहला भी स्टेप एक्सोथर्मिक और दूसरा भी एक्सोथर्मिक है ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वो जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन से, जनरली बोल रहा हूं मैं, जनरली फास्ट होते हैं। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए कि भाई मान लो हम लोग बात करें एक एक्सोथर्मिक की और हम लोग बात करें एक एंडोथर्मिक की। अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया और ये वाला एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस से जनरली क्या होंगे, फास्ट होंगे? क्योंकि ऐसा इसलिए, ऐसा समझो कि ये एक्सोथर्मिक है कि भाई इधर है, ये इधर है, तो अगर इससे कोई रिएक्शन यहाँ आएगा तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपको स्टेप डाउन करना है, आपको नीचे उतरना है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरह नीचे उतरना है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी बना कैसे जाओगे, है ना, उसको नीचे उतरना है। तो जनरली ऐसे रिएक्शंस का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है ना। मतलब मान लीजिए, ऐसे समझिए इसको सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें, जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ते हैं, तो हम लोग को पैर ऊंचा उठाना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो हम लोग ऐसा क्या पैर ऊपर ऐसा लाके ऐसे ऐसे तो नहीं उतरते हो, जस्ट आप इतना उठा लेते हो कि भाई हाँ नीचे चला जाए। समझ के बात ना? तो वैसे ही इस बात को भी समझा जाए, है ना, तो ज्यादा बात समझ में आएंगी। और एंडोथर्मिक के लिए आपको एटलीस्ट तो इतना तो चढ़ना ही होगा और एक्टिवेशन एनर्जी इससे ज्यादा होगी, तो आपको एटलीस्ट इतना एनर्जी लगाकर ही ऊपर जाना है। तो जरा मुझे बताओ कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर इन जनरल, है ना, मतलब स्लोअर देन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इन जनरल बोल रहा हूं मैं। ऐसा हमेशा नहीं हो जाएगा कि एक, है ना, एक रिएक्शन हो रहा है ऐसा और दूसरा किसी और का रिएक्शन हो रहा है ना, ये एक सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए बात हम लोग बोल सकते हैं। समझ गए ना? दुनिया के किसी भी एक्सोथर्मिक से दुनिया के किसी भी एंडोथर्मिक को कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं है ना, सिमिलर टाइप के लिए ये बात हमेशा ट्रू होगी। अच्छा अब देखो, तो यहां पर फ्लोरिनेशन इज एक्सोथर्मिक, तो पहला प्रोसेस भी इसका एक्सोथर्मिक है और दूसरा भी एक्सोथर्मिक है। तो पहला भी जल्दी से हुआ और दूसरा भी जल्दी से हुआ और दोनों एक्सोथर्मिक है, मतलब दोनों से हीट निकल रहा है। तो फ्लोरिनेशन में क्या होगा कि फटाफट दोनों स्टेप फटाफट फटाफट होंगे और उन दोनों स्टेप्स में जल्दी जल्दी हीट निकलेगी क्योंकि दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है। तो इसकी वजह से पर यूनिट टाइम बहुत ज्यादा बार फ्लोरिनेशन हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हीट पर यूनिट टाइम निकलेगी, तो इसीलिए वो रिएक्शन क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? और आयोडीनेशन रिवर्सिबल बोला जाए या आयोडीनेशन स्लो क्यों है? तो आयोडीनेशन सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक है, ये बात एक ध्यान दे रहे हैं? अब देखो इसका अगर आयोडीनेशन का ग्राफ हम लोग बनाए और समझने की कोशिश करें, देखो तो जरा कि भाई यहां से बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक है तो ऐसा होगा और दूसरा वाला एक्सोथर्मिक है तो कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां से यहां पहुंचे फिर यहां से यहां पहुंचे, है ना, तो ये वाला स्टेप बहुत स्लो हो जाएगा और ये वाला स्टेप रिलेटिवली फास्ट होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के पास हम उतना एनर्जी दे दिए हैं कि अगर वो ये चढ़ सकता है तो ये वाला तो चढ़ ही सकता है ना, क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। बात समझ में आ रही है? या मान लो यहां बन चुके हैं, यहां पहुंच गए, तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक आगे बढ़ने का एक पीछे जाने का। तो इसके लिए तो इसको वापस जाने के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है और ये एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है, तो वो दोनों तरफ जा सकता है। समझ में आ रही बात? लेकिन यहां से तो बहुत स्लो जाएगा, तो बहुत स्लो गया, जब वहां पहुंचा इंटरमीडिएट पर, तो इंटरमीडिएट से फिर पलट जाएगी बात। इंटरमीडिएट से या तो वापस जा सकता है या आगे जा सकता है। आगे गया तो रिएक्शन हो गया और पीछे गया तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया। बात समझ में आ गई ना? तो इस वजह से आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल व्हाइल फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। समझ में आ गई ना बात? चलिए अब देखो, ये आप जो दोनों, है ना, ये है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, ये जहां पर जितना यूज आएगा मैं आपको फिर से एक बार इसको बताऊंगा। सिर्फ हम लोग ये बात समझने के लिए लॉजिकली इस चीज को पढ़ रहे थे, है ना। ये बात लेकिन आपको याद कर लेनी चाहिए क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का एक बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, एक्सेप्शन है ना। चलिए
इतना समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज और समझ लिया जाए, एक चीज और थोड़ा समझ लिया जाए। इसमें एक चीज लिखो, इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स या रिटार्डर्स। इनहिबिटर्स या रिटार्डर्स, देखो क्योंकि फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है, तो ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, है ना। तो अगर हम लोग को कभी रिएक्शन का रेट अगर स्लो करना है या रिएक्शन को बंद कराना है, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया तो होता रहेगा, तो हम लोग कभी कभी रिएक्शन को रोकने के लिए कि नहीं अब हो गया जितना होना था, है ना, तो अब हम लोग उसको रोकने के लिए हम लोग इनहिबिटर्स या रिटार्डर्स डाल देते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है, या कुछ ऐसे भी रिटार्डर्स होते हैं जो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन है ना, एक कॉमन नेम है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। तो ये एक रिटार्डर है या इनहिबिटर है ना। मतलब अगर अपने को रिएक्शन रोक देना हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो चेन मैकेनिज्म है, तो हम लोग उसमें बेंजोक्विनोन डाल देते हैं, थोड़ा सा बेंजोक्विनोन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? अच्छा, कोई चेन जो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है वो कैसे रुकेगा, जरा बताओ, उसको रोकना कैसे चाहिए? हम लोग उस रेडिकल को खत्म कर दें, अगर उस रेडिकल को हम ट्रैप कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी। तो बेंजोक्विनोन इस काम में बड़ा माहिर है। जैसे ही कोई आर रेडिकल आता है, ये वाला बॉन्ड इसका इस तरह से टूट जाता है और आर आकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है ना, तो ये ऐसा कुछ बना लेता है। देखो तो जरा, यहाँ ओ आर बन गया, यहाँ एक रेडिकल बना, वो रेडिकल इस रेडिकल के साथ इस इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस कर गया, तो कुछ ऐसा बन गया, यहाँ एक रेडिकल बन गया और ऐसा बन गया, दिखाई दे रहा है? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इस इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस कर जाता है और एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो ऐसा, यहाँ ओ आर आ गया और यहाँ ओ रेडिकल आ गया। अब ये ओ रेडिकल फिर से एक आर रेडिकल के साथ कंबाइन करके, है ना, क्या क्या कर लेता है भाई, इस आर रेडिकल को खत्म कर देता है। समझ में आई ना बात? तो इससे दो फायदा हुआ इसका, इसको ट्रैप करने से एक तो ये खुद एरोमेटिक हो गया, और दूसरा दो आर रेडिकल को क्या कर लिया है, ये कंज्यूम कर लिया। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बेंजोक्विनोन डाल देंगे तो वो क्या करेगा कि वो सारे रेडिकल को धीरे धीरे करते करते ट्रैप कर लेगा और सारा जो रेडिकल है सिस्टम का वो खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बेंजोक्विनोन है, इसमें एक और भी है, हम लोग ऑक्सीजन गैस का भी यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस क्या करती है कि ऑक्सीजन गैस भी रेडिकल को एब्जॉर्ब करने में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑक्सीजन गैस का भी है। अगर आप लोग याद करें कि O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, है ना, अगर हम लोग बात करें तो O2 भी के पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद है? तो बेसिकली इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरह से इससे रिएक्ट करके ऐसा बना देता है, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों तुरंत कंबाइन करके ये बना लेंगे, और फिर यहाँ पर एक और आर रेडिकल से ये वापस ये वाला पार्ट भी कंबाइन कर जाएगा और ओवरऑल ऐसा बन जाएगा। समझ में आई बात? तो ये ऑक्सीजन भी क्या करता है, रेडिकल को कंज्यूम करके रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। तो इसीलिए ये सब क्या माने जाते हैं, रिटार्डर्स या, है ना, इनहिबिटर्स। लेकिन
ऑक्सीजन के साथ एक बात है कि ये जो बना है तो पेरोक्साइड बन गया क्या, बोलो भाई। और पेरोक्साइड का ये वाला बॉन्ड होता है अनस्टेबल, तो ये फिर से ऐसे टूट के अपने को RO रेडिकल बना देगा, मतलब फिर से ये रेडिकल बना देगा। और रेडिकल बना देने का मतलब चेन इनिशिएशन फिर से कर देगा, मतलब फिर से रेडिकल बना दिया। तो ऑक्सीजन के साथ एक स्पेशल बात है कि इनिशियली ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद रेट ऑफ रिएक्शन को फिर एकदम तेजी से बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन के नीचे एक पॉइंट लिख लिया जाए, ऑक्सीजन के नीचे एक पॉइंट लिखिए, है ना, लिखिए इनिशियली it decreases the rate of reaction, initially it decreases the rate of reaction and then increases the rate of reaction and then increases the rate of reaction। चलिए लिख लीजिए, इसको आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलो अब थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन किया जाए। देखो सबसे पहला इसमें अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो लिखो राइट total number of monochlorinated product of the following, right, total number of monochlorinated product of the following। ठीक है, अब ये सवाल समझिए, ये दे दिया है और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। आइसोमेरिज्म के असाइनमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस थे, है ना, हम लोग उसको अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग मैकेनिज्म और सारी बात जानते हैं तो ये बात ज़्यादा हम समझ में आएगी। तो अब जैसे ये है और इसका टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स अपने को बताना है, तो कहने का मतलब ये है कि ये भाई एक कंपाउंड है, इसमें जगह जगह क्लोरीन जुड़ जाए तो कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो जरा मुझे बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। एक क्लोरीन यहाँ जुड़ सकता है इस वाले पोजीशन पर, दूसरा कहाँ जुड़ सकता है, इस वाले पोजीशन पे जुड़ सकता है, तीसरा फिर है ना यहाँ जुड़ सकता है, तीसरा यहाँ जुड़ सकता है, तो यहाँ जुड़ेगा तो यही बनेगा और यहाँ जुड़ेगा तो फिर यही वाला बनेगा। आईयूपीएसी नेम तो सेम हो जाएगा ना, तो इसलिए कितने बने, दो ही बने। और जैसे ही हम लोग दो लिखे वैसी गलती कर दी है, क्योंकि ये तो एक बना लेकिन यहाँ पर दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन है और ये चारों ग्रुप हो गए अलग अलग, तो ये अपना हो गया कायरल। बोलो भाई, तो बात करिए, याद किए थे हम लोग आर रेडिकल बना था, यहाँ पे ये कैसे बना होगा प्रोडक्ट, यहाँ पे एक ऐसा रेडिकल बना होगा जो प्योर पी ऑर्बिटल में होगा, तो क्लोरीन अबो और बिलो दोनों से आके जुड़ सकता है, तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये कायरल है तो इसका दोनों फॉर्म मिलेगा, ये एक मिलेगा। बोलो अब देखो टोटल कंपाउंड कितना हो गया, 3, ठीक है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो हमेशा कायरलिटी देखकर बताओगे, ठीक है। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़े, इसी में मान लो अब ऐसा आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये पूछा जा रहा है कि भाई इसका एलिमिनेशन करा ये मिला, इसमें टोटल फ्रैक्शन बताना है ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थोड़ा समझ लिया जाए फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। देखो बहुत सिंपल सी बात होती है,
होता क्या है, अगर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट समझे तो ऐसा है कुछ, ऐसा एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, यहां पर हम लोग मिक्सचर रख देते हैं और यहां पर हीट जो है हम लोग नीचे से करते हैं, ठीक है। ऐसा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये सब चैम्बर्स बने हैं जिसमें कोई लिक्विड कंडेंस हो सकता है, नीचे से हीट कर रहे हैं, एक रिएक्शन मिक्सचर ले लिया गया है, लेट अस से यही मिक्सचर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये बॉयल होकर ऊपर जाने लगेगा वेपर बन के, ठीक है। अब जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे से हीट कर रहे हो तो हीट यहाँ ज्यादा है, हीट यहाँ पर कम है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे हीट कम होगा, टेम्परेचर घटेगा, तो यहां से आपने हीट किया तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पहले तो सभी बॉयल हो जाएंगे, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर घटेगा, और अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से जहां भी टेम्परेचर कम हो गया वहां पर वो कंडेंस हो जाएगा, तो ऐसे ये ट्रेस बनी रहती है जिसमें कंडेंस हो जाता है, समझ के बात ना। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे ऊपर जाके कंडेंस होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो सबसे नीचे ही कंडेंस होगा, समझे बात। तो ये प्रोसेस जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं, मतलब कुल मिला के आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और ये सब जो ट्रेज में मिलेगा आपको, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द फ्रैक्शंस। बोलो भाई, तो अब पूछ रहा है कि कितने फ्रैक्शन मिलेंगे अगर इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें। सिंपल बात है, अगर अलग अलग कंपाउंड है तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा तो अलग अलग फ्रैक्शंस मिलेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, तो ये और ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने का मतलब दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, पढ़े थे हम लोग, याद करिए। तो इसका और इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने वाला है, तो आपको दो फ्रैक्शन मिलेंगे, लेकिन रुकिए, ये तो दो है, तो आपको तीन कंपाउंड है टोटल, तो तीन कंपाउंड है तो भाई ये एक अलग फ्रैक्शन में मिल जाएगा, और इन दोनों को अब डिसाइड किया जाए, तो अब इन दोनों को, यहां पर दो है और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं, बोलो। अब इसमें मत कंफ्यूज होना, ये तो एनेंटियोमर्स हैं, तो क्योंकि ये दोनों एनेंटियोमर्स हैं और एनेंटियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, याद करिए, एक्सेप्ट वन, वो वन कौन सा होता है, लाइट को रोटेशन का डायरेक्शन, नहीं, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सारा सेम है, तो ये दोनों के दोनों एक ही फ्रैक्शन में मिलेंगे क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो आपको नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने मिले, यहाँ पर दो फ्रैक्शन मिले, टोटल मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट कितना मिले, तीन मिले, समझ में आई ना बात। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका लॉजिक है ना। और क्वेश्चन करते हैं, ये बात सबको समझ में आई, और बढ़िया क्वेश्चन किया जाए जरा तो। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, है ना। चलो इसको इसमें बताओ, क्लोरीनेशन HNu आपको बताना है, वही टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बताना है टोटल, और इसका अगर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आपको नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बताने हैं, ठीक है। चलिए पॉज कर लीजिए, एकदम सही सही बताने की कोशिश करेंगे, है ना, दिमाग लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर लिया है, चलो देखो, तो पहले इसका सारा मोनोक्लोरिनेटेड बना दिया जाए, तो देखो एक ये बन जाएगा, बनेगा ना, एक ये बन जाएगा और ये कायरल बना, देखो तो एक ये बना और इसको जोड़ोगे दो, क्योंकि ये अबव और बिलो दोनों से जुड़ेगा तो दो बनेंगे, है ना, जरूरी नहीं कि बना के देखें, ऐसे भी तो समझ में आएगा, बोलो भाई, तो दो बनेगा। तीसरा यहां पर आएगा, तो अगर यहां पर आया तो कोई कायरल नहीं हुआ ना, क्योंकि ये दोनों मिथाइल सेम है,
तो ये एक ही बना। फिर एक देखो, फिर एक ऐसा बन सकता है कि यहां आकर जुड़ जाए। तो अगर ये यहां जुड़ेगा तो ये वाला कार्बन कायरल हो गया इस बार, देखो तो जरा, क्योंकि इस पर एक मिथाइल से जुड़ा हुआ क्लोराइड है, इस पे मिथाइल है, ये इथाइल है और एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला कायरल हो गया। तो इस वजह से यहां पर भी कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बोलो भाई, अब एक जोड़ सकते हो यहां पर, तो अगर यहां जोड़ोगे और ये जुड़ा है तो दोनों सेम होने वाले हैं, नहीं तो टोटल इसमें कंपाउंड कितने, 2 2 4 और 2 6, तो इस पार्ट का आंसर 6 आया होगा सबका। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो आसानी है, यही गलती होती भी है, यही बात सीखना है बस। अब अगर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितना मिलेगा, देखो तो ये 4 जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं ये चारों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है, तो ये 4 तो मिलेंगे ही। अच्छा, अब ये दोनों में से दोनों को लिया जाए कि एक को लिया जाए, ये मतलब एक ही फ्रैक्शन मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा। देखो ये तो अलग फ्रैक्शन में मिलेगा, ये दोनों एक ही फ्रैक्शन में मिलेंगे क्योंकि दोनों आपस में एनेंटियोमर है। ये अलग एक फ्रैक्शन में मिलेगा तो 3 फ्रैक्शन हो गए, और ये दोनों भी आपस में एनेंटियोमर है तो यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन मिलेगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। बोलो भाई, है ना, क्योंकि ये दोनों एनेंटियोमर है, ये दोनों एनेंटियोमर है, और एनेंटियोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो वो सेम फ्रैक्शंस में मिलेंगे। ठीक है, और लिखिए क्वेश्चन, इसमें बताइए जरा, थर्ड वाला बनाइए। है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आपको बताना है। ठीक है, बताइए। हो गया होगा, ठीक है, नहीं तो पॉज करके कर लीजिए। चलो बनाया जाए, आंसर चेक किया जाए। चलो देखो, एक ये बना, इसमें कोई कायरल बना नहीं बना, एक हुआ ये एक जोड़ेंगे, फिर एक बार यहां आ सकता है, ये भी कोई कायरल बना नहीं बना क्योंकि ये दोनों वैलेंसी सेम है, एक ही बना। फिर देखो ये यहीं रहे, ये यहां आ गया, तो देखो ये कायरल हो गया और ये भी कायरल हो गया। यहां पर ये कायरल नहीं था क्योंकि दोनों तरफ वैलेंसी सेम थी, यहां पर अब ये दोनों कायरल हो गए, और अगर ये दोनों कायरल हो गए तो कोई सिमेट्री नहीं है ना, एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ मिथाइल है ना, तो अनसिमेट्रिकल साइक्लोएल्केन में अगर 2 कायरल सेंटर हैं तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, इसके पास 4 बनेंगे ऐसे, नहीं एक ये हो गया। अब देखो और भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ मिथाइल यहाँ क्लोरीन आ जाए, सब अलग अलग बन रहे हैं, तो देखो ये भी कायरल हुआ और ये भी कायरल बना, तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। दिखा सबको। अब देखो और भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ मिथाइल है यहाँ क्लोरीन आ जाए, तो देखो यहाँ और यहाँ आ जाएगा तो कायरल नहीं होगा क्योंकि इधर से चलने पर इधर से चलने पर सेम है, लेकिन ये और ये आपस में ज्योमेट्रिकल तो कर ही सकते हैं ना, एक बार ये क्लोरीन और ये मिथाइल दोनों सेम साइड, और ये मिथाइल अब और क्लोरीन पीछे से अगर जुड़े तो ये ट्रांस भी बनेगा, नहीं समझे भाई, ये मान लो मिथाइल अब है तो ये क्लोरीन जो होगा वो एक बार अब जुड़ेगा तो दोनों सेम साइड तो सिस, और क्लोरीन अगर पीछे से जुड़ेगा तो दोनों अपोजिट साइड तो ट्रांस, तो ये 2 जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ा जाएगा, 4 नहीं, क्योंकि ये इस बार कायरल नहीं हो रहा, वहां कायरल था तो मिरर इमेज दोनों का बनेगा, समझ रहे बात, इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। है ना, मैं फिर बोल रहा हूं इसको आराम से समझिए क्योंकि गलती यही होती है ना। अब देखो, अब क्लोरीन यहां भी तो जुड़ सकता है, अगर हम लोग ये वाला कंपाउंड बनाए यहां क्लोरीन जोड़ दें तो भाई ये तो सेम आईयूपीएसी नेम होगा ना इन दोनों का, तो ये वाला नहीं काउंट करेंगे, फिर यहां जोड़ दोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो काउंट उसको भी नहीं करेंगे। तो मतलब कुल मिला के इतना बनता दिखाई दे रहा है, कितना बना भाई, 8 2 10 और 2 12, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ
कंपाउंड्स, मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर 12। ठीक है, इतनी कहानी आई समझ में सबको? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसको सोचिएगा एक बार, ये मैं नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका मैं आपको एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे इसका थोड़ा आइडिया दे देते हैं, फिर उस पर आगे आप पढ़ेंगे। इसको बाद में करेंगे, इसमें नंबर ऑफ फ्रैक्शंस निकालना उतना आसान नहीं है ना। दिख रहा है आपको बहुत सारा प्रोडक्ट है, और क्यों ऐसा होगा वो भी अभी समझाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखा जाए, करना है इसको, लेकिन पहले एक और क्वेश्चन करिए, उससे एक कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर ये क्वेश्चन करेगा। अब आओ जरा एक और क्वेश्चन देखो, तो सेम क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने पे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, ये दोनों आपको बताना है। चलिए पॉज कर लीजिए। हो गया है? अच्छा, इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो ये एटम अपने आप कायरल है, यहां पर ये कायरल है ना। तो ये कायरल पहले से दिया हुआ है और फिक्स्ड दिया हुआ है, इसका फिशर बना के दिया हुआ है। और फिशर बना के दिया हुआ है मतलब आपको फिक्स्ड दिया हुआ है कि वो वैसा ही है। मतलब ये दो कंपाउंड लेकर नहीं चलोगे, ये एक ही कंपाउंड है जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये बना हुआ है। ठीक है, अब तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको टोटल बताना है। अच्छा, बेंजीन के हाइड्रोजन पे नहीं जुड़ता है क्लोरीन, है ना। एल्केन हाइड्रोकार्बन पे जुड़ता है, बेंजीन के हाइड्रोजन पे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर मत जोड़ो, केवल इन्हीं सब हाइड्रोजन पे जोड़ना है। तो देखो इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा पीएच एच CH3 CH2 और यहाँ आ जाएगा CH2Cl। बोलो तो जरा, एक ये बनेगा और उसमें ये कायरल है, पहले भी था, तो क्या दो जोड़ोगे? नहीं, ये एक ही लिया गया था। वही मैं कह रहा हूं कि ये एक कायरल कंपाउंड है और उसका ये डी फॉर्म हो सकता है या एल फॉर्म हो सकता है, डेक्स्ट्रो या लीवो हो सकता है, तो एक ही लिया गया है, चाहे डेक्स्ट्रो चाहे लीवो। समझे बात? तो ये नहीं कि जब यहाँ क्लोरीन जुड़ा सर ये कायरल हो गया तो दो, नहीं, दो नहीं, क्योंकि फिक्स्ड है, एक ही लिया गया है। ठीक है ना, तो इस वजह से इस बार इसमें एक जोड़ोगे इसको, दिस इज वन। समझे बात ना? चलिए अब देखो यहां आ गया, एक कंपाउंड बनेगा HCH3 और यहां पर Cl आएगा और यहां पे CH3 रहेगा। और इस बार ये कायरल बन रहा है, देखो ये कायरल बन रहा है। तो ये कायरल बन रहा है तो क्लोरीन अबव से जुड़ सकता है और क्लोरीन बिलो से जुड़ सकता है। नहीं, मतलब दो कंपाउंड बनेंगे यहां पर, तो दोनों बना दिया जाए। देखो तो ऐसा बना दिया जाए, HCl और प्लस एक और बनेगा HCH3 और यहाँ पे बनेगा ClH और यहाँ पर CH3। सही बनाया है? या तो ये होगा या ये होगा। तो दो इस बार हमने अलग अलग बना दिए, तो एक ये बना और दो ये बने। ठीक है, और कहीं जुड़ सकता है, यहां जुड़ सकता है। चलो एक और बना दिया जाए, PHH CH2Cl, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। तो यहां जुड़ने से ये कायरल हो गया क्या? तो पहले से था और एक ही फॉर्म था, तो क्या दो जोड़ोगे इसको कि एक जोड़ोगे? फिर मैं वही कह रहा हूं, फिर एक जोड़ेंगे, क्योंकि यहां जुड़ने से इसका कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रो था तो वही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई यहां जुड़ने से अबव बिलो यहां पर हो जाने वाला है, यहां नहीं होगा अबव बिलो। बोलो भाई, तो इसका मतलब यहां पर कितना कंपाउंड बनेगा? एक। समझे? क्लियर ना? अब एक और इस हाइड्रोजन की जगह पे भी आ सकता है, तो एक और बना दो, PH
ये और बन जाएगा, है ना। और इस बार इसको 2 जोड़ा जाए कि 1 जोड़ा जाए, ये सोचने वाली बात है। बताओ, सोचिए एक बार, फिर हम लोग बात करते हैं। इस बार मैं इसको 2 जोड़ूंगा, बताओ क्यों, है ना। कुछ लोगों ने यहां पर भी 1 जोड़ा होगा, लेकिन इस बार मैं इसको 2 जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा 2? क्योंकि जब ये H निकल रहा है, अभी तो एक कायरल है, फिक्स्ड है, sp3 है ना ये, लेकिन जब ये H आप निकाल दोगे, जब ये H आप निकाल दोगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा क्या? बोलो, गलत कह रहा हूं मैं? एक तरफ इथाइल, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ पीएच, ये H आप निकाल दिए हो। तो जब ये H निकाल दिए हो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इस बार, यहां तक तो ये कायरल था, लेकिन जब उसी कार्बन पर रिएक्शन हुआ तब तो यहां रेडिकल बनेगा बनेगा। मैकेनिज्म पढ़े हम लोग। और जब यहां रेडिकल बना, तो अब जैसे ही रेडिकल यहां पे बना, ये अब तुरंत हो चुका है sp2, मतलब इसकी कायरलिटी खत्म हो गई। और अब इस पे Cl कहां से जुड़ सकता है? या तो अबो से या बिलो से। समझ में आई बात? तो यहां पर दोनों फॉर्म बनेंगे। अब यहां पर ये फिक्स्ड वाली बात हम लोग नहीं कर सकते। जब तक यहां पर रिएक्शन नहीं हो रहा था, तब तक हम लोग बोल रहे थे यहां रिएक्शन हो रहा है, यहां रेडिकल बन रहा है, तो भाई इस पे तो कोई चेंज होगा नहीं, वो एक है तो एक रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, इसलिए एक जोड़े थे। लेकिन जब उसी कार्बन पे रिएक्शन होगा तब तो दोनों तरफ से हो जाएगा। समझे बात ना? ये कुछ लोग गलती कर रहे होंगे। तो अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मुझे बताइए, तो कितना बना? 2, 2 4 और 2 6। तो नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स दिस टाइम इज 6। बेंजीन के हाइड्रोजन को नहीं हटाना है, हैलोजनेशन से बेंजीन का हाइड्रोजन नहीं हटता है, ठीक है। तो यहां पर हो गया 6 कम मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कुछ लोगों ने सही किया होगा और कई लोगों का ये गलत हुआ होगा, है ना। बाय एक्सपीरियंस मैं बात समझा रहा हूं, तो इस बात को ध्यान से समझिए, मजेदार बात है, ठीक है। अगर फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो फिक्स रहने वाला है। ये हो गया। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बता दो। ये तो आसान है, बता दो जरा, है ना। कितना हो गया? 1 2, ये दोनों एक में रहेंगे 3, और ये दोनों एक में रहेंगे 4। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितना हो गया? 4 बता दिए होंगे, लेकिन 4 भी गलत हो गया नहीं। तो देखो कितनी गलती होने के चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप देखिए, जो लोग सही कर लिए हैं वो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा सोचे, बहुत अच्छी लॉजिक लगाए हैं, समझ के बात ना। लेकिन कोई बात नहीं, जिनसे गलत हुआ है, यही बात तो सीखना है अपने को, है ना। आगे इसको सीख कर आगे गलती नहीं करना है, समझ के बात ना। तो यही सब तो फाइन ट्यूनिंग करना है अपने को। तो जरा समझा जाए, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस यहाँ पर 4 नहीं है। देखो ये एक में मिलेगा, सही बात, ये मिल गया। ये एक मिलेगा, करेक्ट। इन दोनों में से एक मिलेगा, करेक्ट। 3 मिले। इन दोनों में से एक क्यों मिलेगा? इन दोनों में से आप एक ही जोड़े होंगे, क्यों एक मिलेगा भाई, जरा बताओ मुझे। एनेंशियोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है ना। क्या ये और ये आपस में एनेंशियोमर्स हैं? देखो जरा ध्यान से, है ना। ये और ये आपस में मेरे हिसाब से डायस्टेरियोमर्स है, क्योंकि ये फिक्स्ड है और ये पलटा है। मतलब अगर ये आर आर होगा तो ये वाला बोलो आर एस होगा। तो आर आर से एस एस मिलता तब एनेंशियोमर होता। आर आर से आर एस मिला तो इसका मतलब वो एनेंशियोमर नहीं हुए, वो क्या हुए? डायस्टेरियोमर्स हुए। या ऐसे देख लो कि ये इसका मिरर इमेज नहीं है और ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर हैं, है ना। तो स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। बहुत सारे तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। तो ये 2 मिलेंगे क्योंकि डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों जोड़े जाएंगे, तो 1 2 3 हो गए थे और ये दोनों जोड़े जाएंगे, तो आंसर इज 5। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर अपने को सीखना था, है ना भाई। तो अब ये कॉन्सेप्ट लगा के कि ये फिक्स्ड है, तो अब वो जो इसका पिछला क्वेश्चन था, अब उसका ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करिएगा, फिर
डाउट्स में पूछ लीजिएगा उसको, कितना होगा, सही है या गलत है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। या मुझे याद रहा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इतनी बात आई समझ में? चलो एक और सवाल लिखो। एक और सवाल लिख दिया जाए। ध्यान से एकदम सोच के करेंगे, है ना। ऐसा है क्वेश्चन कि H, यहाँ Br, यहाँ CH3, यहाँ CH2, CH2, CH3, हाँ ऐसा ही है, ठीक है। और इसमें हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, HNu के प्रेजेंस में मोनोब्रोमिनेशन करा रहे हैं, मोनोब्रोमिनेशन। और यहाँ आपको बताना है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ऑप्टिकली एक्टिव है ना। चलो सोचिए, अब नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स आपको इसमें बताना है, मोनोब्रोमिनेशन कराया जा रहा है। हो गया? चलो भाई, तो आ गया होगा सबका आंसर, चेक किया जाए। तो ये ऑलरेडी ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो अगर मान लो यहां ब्रोमीन जुड़े तो ये कायरल तो नहीं बनेगा। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने बना दिया HBr है, यहाँ पर है CH2, CH2, CH3 और यहाँ पर है CH2Br, ऐसा हो जाएगा क्या। तो ये तो अभी भी कायरल है और ये कायरल नहीं बना, तो ये प्रोडक्ट तो बनेगा। और अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव में जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे, क्योंकि ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही है। तो सर पहले से था, नहीं पहले से नहीं पूछ रहा, आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स, ये नहीं बोल रहा आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऐसा नहीं बोल रहा है। बोलो भाई, तो ये बात बताएंगे। अब देखो दूसरा यहां आ सकता है, ब्रोमीन यहां आ सकता है। अगर इस H को हटा के यहां पर आएगा तो इधर भी ब्रोमीन और इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा, तब ये कायरल नहीं रह जाएगा और कोई कार्बन कायरल नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह जाएगा। तो मतलब यहां पे जब जुड़ेगा तो एक ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, यहां जब जुड़ेगा तो कोई ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फिर देखो जब यहां जुड़ेगा, तो यहां जुड़ेगा तो क्या बात होगी जरा देखो, तो HBr, यहां पर है CH3, जब यहां जुड़ेगा तो ये कायरल हो जाएगा, तो एक बनेगा ऐसा और ऊपर कौन है, इथाइल है, और एक और बनेगा ब्रोमीन इधर, H इधर, इस वाले पर फिक्स्ड रहेगा। बोलिए भाई, है ना, इस वाले पर जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन इस पर क्योंकि फ्री रेडिकल बनेगा तो एक बार ब्रोमीन इधर से और एक बार इधर से, तो ये दो प्रोडक्ट मिले। क्या ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं? क्या ये मीजो है क्या? ऐसा काट देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, POS नहीं आ रहा, इसमें भी कोई POS US नहीं आ रहा, तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो यहां पर मैं दो जोड़ूंगा। बोलो भाई, तो अब तक कितने ऑप्टिकली एक्टिव मिल गए? मिल गए दो और एक तीन। अब देखो यहां जब आएगा, यहां जब आएगा तो ये भी कायरल बनेगा, और यहां से बनने वाले दोनों प्रोडक्ट में लिख रहा हूं, देखो मैं लिख रहा हूं ऐसा कुछ, यहाँ CH3 है, ये CH3 हो गया, ये वाला हो गया ब्रोमीन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, फिर ये कार्बन है, इस पे दोनों तरफ हाइड्रोजन है, मैं दोनों तरफ हाइड्रोजन लिख दिया। और एक बार मैंने बनाया इधर ब्रोमीन इधर हाइड्रोजन, यहाँ CH3, इस पर अटैक हुआ है क्या, और एक बार मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा ऐसा, नीचे से सारा जो है वो सेम रहेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, और इसमें ब्रोमीन इधर से जुड़ेगा, H इधर से जुड़ेगा और CH3 ऐसा। मतलब जब इस पर अटैक होगा, इस वाले पर, तो मेरे हिसाब से ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे।
मिलेंगे ना। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से क्या दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं? मेरे हिसाब से ये वाला नहीं है, इसके पास पीओएस आ गया है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। बोलो तो जरा, है ना, क्योंकि इसके पास इस बार पीओएस है, यहां से काटते हैं तो ये ब्रोमीन, ब्रोमीन का उल्टा ब्रोमीन, एच का उल्टा एच, मिथाइल का उल्टा मिथाइल, याद आ रहा है हमें। लेकिन ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके पास पीओएस भी नहीं है और इसके पास सीओएस भी नहीं है। बोलिए भाई, तो इसमें जब आएगा, जब यहां पर आएगा, तो प्रोडक्ट तो दो बनेंगे लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव बताना है अपने को, तो उसमें से एक ही जोड़ोगे, उधर वाला, ठीक है। और जब यहां आएगा तो ये कायरल नहीं बनेगा, ये कायरल है ऑलरेडी, तो उसको हम लोग एक प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ बात? तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, तो एक, दो, एक तीन, एक चार और एक पांच। बोलिए, है ना, सही किया था कई लोगों ने, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। और क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन था तो ये आईडी आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीजर टाइप में, ये अभी 2-3 साल पहले ही, है ना, ये एडवांस में पूछा गया है। समझ गए बात? बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो हैलोजिनेशन पे पहले जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर आते हैं वो ये हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस इस पर आ सकते हैं, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, वो हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो इतना बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा, खास करके मैकेनिज्म, क्योंकि हम लोग अब अगली जो क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड चीजें, कुछ कुछ सवाल, कुछ बातें बात पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।